जय हिंद साथियों, यदि आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में आपने एसएसटी दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों ही किताबों से प्रश्नों का संग्रह किए हैं, जिसमें लगभग 500 के आसपास प्रश्न हैं। इस सीरीज में अभी तक हम लोग 290 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो वीडियो है इसमें हम 291 नंबर प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, इसलिए ताकि यहाँ पे यूपी टेट, सी टेट, एस टेट और टीचिंग एग्जाम से संबंधित जानकारियाँ और क्लासेस चलती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों के संदर्भ में किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची सर्वप्रथम मिलती है? क्या वह ऋग्वेद है, या अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ है, या फिर कल्पसूत्र है, या फिर इंडिका है? मेरे भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक ऑप्शन सही है, जैसा कि आपके यूपी टेट में पूछा जाता है। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प ठीक है। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें महाजनपदों के संदर्भ में कि 16 जनपदों के बारे में सबसे पहले कहाँ मिलता है हमें जानकारी, तो साथियों विकल्प बी आपका ठीक हो जाएगा, यानी अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। साथियों ध्यान रखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं बौद्ध ग्रंथ के, तो बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। साथियों ध्यान से समझिए, जो बौद्ध ग्रंथ है उसे अंगुत्तर निकाय कहते हैं और जो जैन ग्रंथ है उसे भगवती सूत्र कहते हैं। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भगवती सूत्र किन ग्रंथों को कहते हैं, तो जैन ग्रंथों को, और अंगुत्तर निकाय किन ग्रंथों को कहते हैं, तो बौद्ध ग्रंथों को। मेरे भाई, इन्हीं में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इनमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा और इन महाजनपदों में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था थी। ठीक है ना। कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो भी आप जान लीजिए। अगर हम बात करें वज्जी की और मल्ल की, तो ये दोनों ऐसे महाजनपद थे साथियों जहां गणतंत्रीय व्यवस्था थी। ठीक है ना, यानी डेमोक्रेसी था। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें असमक की, तो यह एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको इन्हें भी ध्यान रखना है। साथियों, बीच में थोड़ा वीडियो एक दिन डिले हो जा रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ी मेरे परेशानी को समझिएगा। अभी क्या है, जनगणना चल रहा है बिहार सरकार का, उसी में हम सभी लोग लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा परेशानी होता है, लेट हो जाता है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, थकान हो जाता है। तो शायद मैं फिर भी प्रयास करता हूँ कि आपको वीडियो दिया जाए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के साथ। ये है कि मैं कुछ भी नहीं दे देना चाहता कि कुछ भी आपको पढ़ा दूं, कुछ भी आप एकदम परेशान रहें ना। मैं वो चाहता हूं कि जो ज़रूरी हो, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। आइए साथियों, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है? आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वायु का लेयर है। ठीक है ना, वायुमंडल है। वायु की परतों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। अब सवाल ये है कि वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जिसको परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है? क्या वह समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, या फिर बाह्य मंडल है? बताइए। देखिए मेरे भाई, जब आप इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, यानी क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं साथियों, क्यों ऐसा कहते हैं हम, तो ध्यान से समझिए। जो क्षोभ मंडल है उसी को परिवर्तन मंडल कहते हैं। कारण है कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और मौसम की सभी स्थितियां जैसे धुंध, कोहरा, वर्षा लगातार बदलती रहती है। इसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, विक्षोभ मंडल। पृथ्वी की तल से जो पहला मंडल आपको मिलेगा वो है क्षोभ मंडल। साथियों, इसमें होता क्या है, धुंध, कोहरा, वर्षा, जो भी मौसम संबंधी जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सभी इसी मंडल में होती हैं। मौसम परिवर्तन होना, मौसम में कोहरा छाना, बारिश का होना, इसलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल या फिर विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए साथियों। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम पृथ्वी की तल से 165 मीटर ऊपर जाते हैं
तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होता है, भी आपको जानना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर बढ़ते जाएंगे, 165 मीटर जब जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान डाउन हो जाएगा। फिर वैसे ही अगर फिर 165 मीटर ऊपर हम गए तो धीरे धीरे ऐसे ही तापमान, मतलब 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री तापमान में गिरावट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक यानी 18 किलोमीटर होती है, ये भी आपको जानना जरूरी है। सबसे अधिकतम जो ऊंचाई है वो क्षोभ मंडल की, वो आपके भूमध्य रेखा पे होती है, जो कि 18 किलोमीटर है पृथ्वी के तल से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इस सवाल एग्जाम में पूछा गया है आपके यूपी टेट में। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत काल में दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? क्या वह अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिर बलबन था? मेरे भाई इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिए मेरे भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार और पैदावार बढ़ाने के लिए एक अलग कृषि विभाग की स्थापना करवाई थी, जिसे दीवाने कोही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवाने कोही। ये किस लिए? कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए और कृषि में उन्नत सुधार के लिए यह विभाग कार्य करता था। इसका मुख्य कार्य किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देना और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना था। बात क्लियर हो रहा है? आइए कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे भी जान लीजिए। अगर हम बात करें दीवाने मुस्तखराज की, तो दीवाने मुस्तखराज क्या होता था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया था। सवाल पूछा जाए दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किस शासक ने करवाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों करवाई? तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए, ठीक है ना, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण के लिए। मेरे भाई इसी तरह अगर हम बात करें दीवाने खैरात की, तो इसे फिरोज तुगलक ने गरीबों की मदद के लिए बनाया था। आज भी इस्लाम धर्म में खैरात और ज़कात परंपरा आज भी चलती है, खैरात देने की और ज़कात देने की, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा। अगर आप बताएंगे, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जो इस्लाम धर्म से आता हो, तो आप बताएंगे कि ये खैरात और ज़कात क्या आज भी चलता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये दीवाने खैरात जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें होता क्या है, गरीबों की मदद की जाती है। जो भी गरीब लोग होते हैं उन्हें कुछ दान, कपड़े, वस्त्र दे करके उनकी मदद करना ही खैरात कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रश्न ध्यान से देखिए, लिखा है, ज्वरीय बल के कारण समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? देखिए जो ज्वरीय बल है उसके कारण जब समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन होता है? क्या वह सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है, या फिर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है, या पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल इसका कारण होता है, या वायुमंडलीय दबाव इसका कारण होता है समुद्र में ज्वार और भाटा आने का? साथियों समुद्र में होता क्या है, समुद्र में लहरों का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और लहरों का नीचे जाना भाटा कहलाता है। ये प्रक्रियाएं हमेशा होती रहती हैं। तो अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो विकल्प बी सही है आपका, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। साथियों ध्यान रखेंगे, देखिए ये बात बहुत सही है कि जो सूर्य है ना वो चंद्रमा से बहुत बड़ा है। सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, लेकिन चंद्रमा जो है ना पृथ्वी के बहुत करीब है। सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, और जो चंद्रमा है वो सूर्य से छोटा तो है लेकिन पृथ्वी के करीब है। और पृथ्वी के अधिक करीब होने के कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की तुलना में दोगुनी से भी अधिक होती है, दोगुनी से भी अधिक प्रभावी हो जाती है जब चंद्रमा और सूर्य एक सीधे में होते हैं। ध्यान से समझिए मेरे भाई, जब चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं तो उस समय जो समुद्र में लहरें आती हैं वो बृहद ज्वार आता है। ध्यान रखिए, जब चंद्रमा और सूर्य एक सीधे रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है समुद्र में, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए मेरे भाई।
दो ज्वारों के बीच का जो टाइमिंग होता है वो 12 से लेकर के 12 घंटे 36 मिनट का अंतर होता है। दो ज्वार के बीच का जो समय होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। मतलब हर रोज ज्वार और भाटा आना निश्चित है। और इसका अंतराल कि एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच का अंतराल कितना होता है? 12 घंटा 36 मिनट। मेरे भाई, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार ओखा यानी गुजरात के तट पर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 295 और प्रश्न आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के कार्यों का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 312 या फिर आर्टिकल 315, आर्टिकल 320 या आर्टिकल 323? बताएंगे मेरे भाई कौन सा अनुच्छेद है जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस की बात करता है? बताइए। देखिए, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 320 आर्टिकल 320 जो है वो आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से संबंधित है मेरे भाई। विकल्प सी आपका सही है। बात करें गठन और शक्ति की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 315 में, ठीक है ना, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाओं के गठन की बात की गई है, गठन का प्रावधान है। जो आर्टिकल 315 है वो कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हो, इस तरह का प्रावधान है, ऐसी चर्चा की गई है आर्टिकल 315 में। लेकिन मेरे भाई उनके कार्यों और शक्तियों का वर्णन जो है वो आर्टिकल 320 में किया गया है। तो 315 320 में भ्रमित नहीं होना है। शक्तियों का जो प्रयोग है, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का और कार्यों का विवरण, ये आर्टिकल 320 में है। लेकिन आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग इनके गठन की बात की गई है। दोनों बात स्पष्ट है, ध्यान रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति संघ के लिए करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है? दोनों पूरी तरह अलग है, दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं है। आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा अंश है या परमात्मा केवल एक कल्पना है? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। विकल्प बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद का अर्थ है दो नहीं बल्कि एक। उनके अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है ना। ब्रह्म सत्य है, जगत माया है, मिथ्या है। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा आदि शंकराचार्य ने कहा था और अद्वैतवाद का सिद्धांत उन्होंने ही दिया था। ध्यान रखेंगे, शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठ, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी की स्थापना की थी मेरे भाई, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इन्होंने पंचायतन पूजा की शुरुआत भी की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल में ग्रैंड बैंक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे ग्रैंड बैंक किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध होता है भूगोल में? सोने की खदानों के लिए, मछली पकड़ने के लिए, तेल और गैस भंडारों के लिए, या फिर समुद्री पर्यटनों के लिए? तो मेरे भाई, मछली पकड़ने का जो क्षेत्र होता है उसे ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं हम लोग भूगोल में। साथियों ध्यान रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड के पास जहाँ गल्फ स्ट्रीम होती है, गल्फ स्ट्रीम का मतलब है जहाँ गर्म जलधारा होती है, गल्फ स्ट्रीम
जो एक गर्म जलधारा है और लैब्राडोर जो एक ठंडी जलधारा है, जब जहाँ दोनों आपस में मिलती है वहाँ ग्रैंड बैंक की स्थिति बनती है साथियों, ग्रैंड बैंक की स्थिति बनती है। और यहाँ गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से प्लैंकटन नामक घास पैदा होती है जो मछलियों का प्रमुख भोजन होता है। इसलिए यह जो क्षेत्र है मछली पकड़ने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। अगर बात करें डोंगर बैंक की, तो यह उत्तर सागर यानी यूरोप में स्थित एक अन्य प्रमुख मत्स्य पालन केंद्र है। इन क्षेत्रों में अक्सर घना कोहरा छाया रहता है जिससे जहाजों के लिए खतरा पैदा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। बताइएगा, भारतीय संसद में विपक्षी दल का नेता बनने के लिए किस दल के पास कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए? आपको बताना है कि भारतीय संसद में लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए। अभी आपके भारत में जो आ, सत्ता में सरकार है, जो पार्टी है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है और उसके विपक्ष में जो अपोजिशन पार्टी रहेगी, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए विपक्षी पार्टी के पास कम से कम कितनी सीटें चाहिए। अगर उतनी सीटें नहीं आती हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट जो है वो खाली रहेंगी। तो अब आपको बताना है कि कितनी सीटें चाहिए। कुल सीटों का 5%, कुल सीटों का 10%, या कुल सीटों का 15%, या बहुमत दल की आधी सीटों के बराबर। देखिए मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझिए। जब भी आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनना हो, यानी आपको सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष में बैठना हो, तो कुल सीटों का 10% सीट आपके पास होना चाहिए। विकल्प बी सही है। कुल सीटों का 10% सीट आपके पास होना चाहिए। सदन की कुल जो सदन है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में कम से कम 55 सीटें होने पर ही उस दल के नेता को औपचारिक रूप से विपक्ष का नेता माना जाता है, यानी ऑपोजिशन ऑफ लीडर माना जाता है। ठीक है ना, लीडर ऑफ ओपोजिशन माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी विपक्ष के नेता आप तभी हो सकते हैं जब आप 1/10 सीट जीत करके आए कुल सीटों की। तो जैसे मान लीजिए लोकसभा में कम से कम 55 सीट अगर आप जीत के आए हैं, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी 55 सीट जीत के आती है, तभी उनके नेता, विपक्ष के नेता औपचारिक रूप से बनेंगे, वरना वो पद रिक्त रहेगा। बात समझ में आ रहा है? इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। किसे? विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा मिलता है। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसको भी जान लीजिए साथियों। विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति यानी पीएससी का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। तो अगर विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति यानी पीएससी का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन अगर वो कुल सीटों का 1/10 सीट प्राप्त नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में विपक्ष का पद खाली रह जाता है। पहली बार 1969 में इस पद को आधिकारिक तौर पे मान्यता दी गई थी। विपक्ष यानी लीडर ऑफ ओपोजिशन का जो पद है उसे 1969 में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। यह जो पद है मंत्री, कैबिनेट मंत्री के बराबर का पद होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। हर्षचरितम के अनुसार हर्षवर्धन के सैन्य प्रशासन में अवंती किसे कहा जाता था? पैदल सेना का सेनापति, विदेश मंत्री या संधि विग्रह को अवंती कहा जाता था, या हाथियों की सेना का प्रधान जो होता था उसे अवंती कहा जाता था, या घुड़सवार सेना का अध्यक्ष? तो मेरे भाई विकल्प बी सही है। जो विदेश मंत्री या संधि विग्रह होते थे उन्हें अवंती कहा जाता था हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। देखिए बाणभट्ट की हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्षचरितम लिखा, और हर्षचरित में हर्ष के यानी हर्षवर्धन के प्रशासनिक अधिकारियों के विशेष नाम मिलते हैं। अवंती वह अधिकारी था जो युद्ध और शांति के मामलों में देखता था, जिसे विदेश मंत्री भी कहा जाता था। साथियों, अगर हम बात करें सिंहनाद की, तो हर्षवर्धन का मुख्य सेनापति था जिसे सिंहनाद कहा गया। कुंतल की बात करें साथियों, तो घुड़सवार सेना का प्रधान अधिकारी होता था जिसे कुंतल कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आइए प्रश्न नंबर 300। लगभग 200 और प्रश्न है। इसको हम सोच रहे हैं कि 2-4 दिन में
एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे का मैराथन करके कंप्लीट कर दें। फिर चैप्टर बाय चैप्टर आपके SCRT यानी जो उत्तर प्रदेश शासन में 6 से 8 तक की किताबें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनको चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते रहें। ठीक है, साथ में सीटेट की भी तैयारी हम सोच रहे हैं 1-2 दिन में स्टार्ट कर दें आपके साथ। यदि आप में से कोई भी सीटेट की भी तैयारी करना चाहता है तो आप चैनल पे विजिट करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो बनेगा तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। है क्या, जैसे देखिए, हम इस कार्य के लिए तो पेशेवर नहीं है, मतलब कि ये मैं सिर्फ इसी पे निर्भर नहीं हूँ मेरे भाई। आप सभी जानते हैं, जो मेरे साथ कई साल से जुड़े हैं या कई दिन से जुड़े हैं, वो मुझे जानते हैं कि हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। तो वहाँ से आने के बाद समय निकाल के मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। अगर इस काम के लिए मैं रहता तो शायद मैं आपको दिन भर, पूरे दिन में 3-4 वीडियो, 3-4 क्लासेस तो ज़रूर दे देता। लेकिन मैं इस सिर्फ यही काम नहीं है, तो थोड़ा सा मेरी परेशानी को आप समझिए। बाकी जुड़ के मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी भी वीडियो अपलोड बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना, बताइएगा, जो चकबंदी योजना है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी उत्तर प्रदेश में? क्या वह 1950 में हुई थी, 1954 में हुई थी, 1960 में, या 1972 में? मेरे भाई, अगर हम बात करें चकबंदी योजना की तो विकल्प बी सही हो जाएगा। यह 1954 से इसकी शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें चकबंदी क्या है, तो देखिए, किसानों के बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर एकत्र करने की जो प्रक्रिया है उसे चकबंदी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत 1954 में मुजफ्फरनगर की करैना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से इस योजना का शुरुआत हुआ। इस योजना का प्रयोग शुरू किया गया था और 1958 में इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, अगर हम बात करें चकबंदी, जो राज्य सूची का विषय है, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और मेढ़बंदी के विवादों को कम करना है। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ प्रश्न है जो सामाजिक विज्ञान के पेडागोगी से प्रश्न है। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये प्रश्न आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपी टेट में पूछे जाते हैं सामाजिक विज्ञान के पेडागोजी से संबंधित। ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते, 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, प्रश्न ये है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विवेचित चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद कराना, या ऐसी ऐतिहासिक घटना के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर चर्चा करना, या कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यान को शब्दशः लिखना, या केवल महत्वपूर्ण तिथियों और राजाओं के नामों की सूची बनाना। साथियों, जहां केवल शब्द का प्रयोग हो, याद करने की बात हो, ऐसे प्रश्नों को काट दीजिए, ऐसे विकल्प गलत होते हैं। व्याख्यान को शब्दशः लिखना, ये भी गलत हो सकता है, शब्दशः नहीं लिख सकते हैं हम। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा अगर देना है तो सभी पहलुओं पर चर्चा करना अनिवार्य होता है। तो ऐसी घटना के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर चर्चा करना, विकल्प बी सही हो जाएगा। याद करने की बात तो कभी पेडागोगी में आप टिक मत करिएगा, ये बिल्कुल गलत होता है, ऐसे ऑप्शनों को काट देना चाहिए। देखिए, विवेचित चिंतन का अर्थ है किसी भी जानकारी को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है मेरे भाई कि आप जब तक रिसर्च नहीं कर रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तब तक उसे स्वीकार आप नहीं कर सकते। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। जब छात्र किसी घटना जैसे औद्योगिकरण के लाभ और हानि दोनों की चर्चा अलग अलग पहलुओं पर करते हैं तो उनकी तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता बढ़ती है और उसका विकास होता है, ठीक है ना। तो यह आपके सिलेबस में जो विवेचित चिंतन का विकास बिंदु है उससे संबंधित ये प्रश्न था। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है साथियों कि रटने को कम करना और समझ को यानी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना ही आधुनिकरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। रटने को कम करना है, शिक्षा के बोझ को कम करना है, याद करने वाले मैटर को कम कर देना है, और क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, इसको बढ़ावा देना है, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। साथियों, अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में पूछताछ उपागम का मुख्य लाभ क्या है? बताइए। इंक्वायरी अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या यह एक शिक्षक का समय बचाता है?
यह छात्रों को स्वयं समस्या का समाधान खोजने और अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है, या फिर इसमें छात्रों को अनुशासन में रखना आसान होता है। यह केवल उच्च बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। तो मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह छात्रों को स्वयं समस्या का समाधान खोजने और एक अन्वेषण यानी खोजी के रूप में प्रेरित करता है। तो इंक्वायरी अप्रोच ध्यान रखना है, पूछताछ उपागम। ठीक है, देखिए आपके सिलेबस में पूछताछ अनुभाविक साक्ष्य का जिक्र किया गया है, इसलिए यह प्रश्न लाया गया है। पूछताछ उपागम में छात्र केवल श्रोता नहीं होते, बल्कि वह प्रश्न पूछते हैं और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें उनमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 303। प्रश्न ये कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार यानी आरटी राइट टू एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है? बताइए। प्रश्न फिर से समझिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? यानी शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यानी राइट टू एजुकेशन, यह मौलिक अधिकार है। यह संविधान के किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई है कि शिक्षा मौलिक अधिकार है? बताइए। वेरी 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 महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसे नोट कर लीजिए। क्या आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 ए है, आर्टिकल 45 है, या फिर आर्टिकल 51 है? मेरे भाई बहुत ध्यान से समझिए, अनुच्छेद 21 ए में इसकी चर्चा की गई है, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना। आरटी राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है ना, यह आर्टिकल 21 ए में इसकी बात की गई है। ध्यान से समझिए मेरे भाई, है क्या, जब 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, ठीक है ना, 86 संविधान संशोधन जब 2002 में होता है, तो इसी में आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, जो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। यह आपके किताब में एक छोटा सा बॉक्स में दिया गया था, इसीलिए मैं वहाँ से प्रश्न लाया। यह आपके नागरिक शास्त्र वाले हमारा संविधान जो सिलेबस वो है पार्ट है, उससे संबंधित एक प्रश्न है, उसी में एक बॉक्स में दिया गया इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो मैं लेके आया। सवाल पूछा जा सकता है कि शिक्षा का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन से बनाया गया? तो साथियों ध्यान रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन। सवाल पूछा जाए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में संविधान संशोधन जो 86वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ था? तो साथियों 2002 में। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे भी जान लीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी एक्ट जो है वर्ष 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है ना। आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित कर दिया गया, लेकिन ये लागू कब हुआ मेरे भाई? 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हो गया। उस दिन से ये लागू है, प्रभावी है। अगला प्रश्न है साथियों, बताइएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्या 1955 में, 1961 में, 1976 में, या 1985 में? तो मेरे भाई सही विकल्प है 1961, विकल्प बी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं साथियों इसकी, तो ध्यान रखिएगा 20 मई 1961 को यह कानून पारित हुआ था, ताकि दहेज लेने और देने दोनों को अपराध माना जा सके। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ये भी ध्यान रखिए, दहेज निषेध के लिए इस कानून में 1986 में कड़े संशोधन भी किए गए थे, भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि से संबंधित, प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित। सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट वर्क कार्य का मूल्यांकन करते समय शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? बताइए। प्रोजेक्ट की सजावट और दिखावट पर, छात्र द्वारा जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया और उसकी भागीदारी पर, प्रोजेक्ट की लंबाई और पृष्ठों की संख्या पर, या केवल अंतिम परिणाम या मॉडल की सटीकता पर? तो मेरे भाई विकल्प बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, छात्र द्वारा जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया और उसकी भागीदारी पर। मेरे भाई ध्यान से समझिए कि जो प्रोजेक्ट विधि है, मूल्यांकन के अनुसार जो प्रोजेक्ट विधि है साथियों, प्रोजेक्ट कार्य और छात्रों को क्रियात्मक अनुभव देना है, इसलिए मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि छात्र ने
फील्ड वर्क कैसे किया और उसने समूह में कैसे काम किया। ठीक है, आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, मैग्रोव वन से संबंधित प्रश्न है। मैग्रोव वन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनकी विशेषता क्या है, यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। क्या यह हिमाचल क्षेत्र में पाए जाते हैं और नुकीली पत्तियां होती हैं, या राजस्थान में पाए जाते हैं, कटेदार झाड़ियां होती हैं, या फिर सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल के में पाए जाते हैं, खरे पानी में जीवित रहने वाली जड़ें हैं, इनकी ये विशेषता है, या पश्चिमी घाट सदाबहार घने वन। तो मेरे भाई अगर बात करें हम आपके भारत में मैग्रोव वन की, तो विकल्प सी सही हो जाता है, सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। साथियों, सुंदरवन डेल्टा आपने नाम सुना होगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के नदी पे बनती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों के मिलने से एक डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। साथियों, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, और ये जो मैग्रोव वन है, इसकी विशेषता ये है कि खरे पानी में इसकी जड़ें जीवित रहती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, मैग्रोव वन तटवर्ती इलाकों में होते हैं, इनकी जड़ें पानी के ऊपर निकली होती हैं, जिन्हें न्यू मेटाफोर्स कहते हैं, जो सांस लेने में मदद करती है। साथियों, ध्यान रखिएगा, जो मैग्रोव वन होती हैं वो समुद्री तटवर्ती इलाकों में होती हैं, खरे पानियों में होते हैं, इनकी जड़ें ऊपर निकली होती हैं, जिसे न्यू मेटाफोर्स कहते हैं, जो सांस लेने में मदद करती है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रो डेल्टा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिला प्रशासन में राजस्व वसूली के लिए सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी होता है राजस्व वसूली के लिए, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर यानी डीएम होता है, तहसीलदार होता है, या फिर कानूनगो होता है, बताइए। साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, जिसे डीएम कहते हैं। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए साथियों, टैक्स एकत्र करना यानी राजस्व एकत्रित करने के कारण ही इन्हें कलेक्टर कहा जाता है, यानी कलेक्ट करना, कानून व्यवस्था बनाए रखते समय जिसे जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है, लेकिन राजस्व एकत्रित करने के लिए इन्हें कलेक्टर कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है लेटराइट मिट्टी से संबंधित, और प्रश्न ये कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। नदियों के निक्षेपण से, तीव्र वर्षा के कारण निक्षालन प्रक्रिया से, या फिर ज्वालामुखी के लावा से, या फिर हवा के कटाव से। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है ना, वह तीव्र वर्षा के कारण निक्षालन से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बहुत अधिक वर्षा और ऊंचा तापमान होता है। अधिक वर्षा से मिट्टी के पोषक तत्व बहकर नीचे चले जाते हैं, जिसे लीचिंग कहते हैं। यह चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है, लेटराइट मिट्टी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। भारत में यह मुख्य रूप से यह मिट्टी केरल, कर्नाटक और मेघालय के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संसद के जो सत्र होते हैं, जो सेशन होते हैं, उसको आहूत करने यानी बुलाने के लिए, आहूत करने और सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित है। संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित होती है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति में। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प सी सही है, यानी ये राष्ट्रपति में ये शक्ति निहित होती है। भारतीय संसद के अनुच्छेद 85 के तहत, हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और सत्र की समाप्ति की घोषणा करता है, लेकिन सत्र की बैठकों को स्थगित करने का जो अधिकार है वो उस सदन के यानी संबंधित सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर, सभापति को होता है, ना कि राष्ट्रपति को। ये बात आप
मतलब बैठक को स्थगित करने का जो अधिकार है वो अध्यक्ष और सभापति के पास होता है, लेकिन जो सत्र बुलाने का जो अधिकार है और उसे समाप्ति यानी समाप्ति का घोषणा करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? बताइए मेरे भाई। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। विकल्प पे बिल्कुल ठीक है। ग्राम सभा का सदस्य का मतलब होता है वोटिंग का जो अधिकार है वो कब शुरू होता है, तो 18 वर्ष से। ठीक है। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए इसको। यहाँ अक्सर लोग 21 वर्ष लगा करके गलती कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ग्राम सभा उन सभी लोगों से मिलकर बनती है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में होता है। वही मैंने आपको कहा, वोटिंग का उम्र पूछ रहा है, सीधा सा मतलब यही है। बस सवाल को घुमा दिया है जिससे आप गलत कर जाएं। ठीक है ना। और मतदाता की आयु 18 वर्ष है। ध्यान रहे, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम सभा में ग्राम प्रधान का, तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी मतदाता सूची में आने के लिए 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य उस गांव के सभी लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो। ठीक है ना। चलिए, तो ये आज के रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोग 310 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। मेरा ऐसा प्रयास है कि 2 से 3 दिन में आपके वो 500 प्रश्नों के जो सीरीज हम चला रहे हैं वो लगभग कंप्लीट कर दिए जाए 2 से 3 दिन में। ऐसा प्रयास है, मैं आपसे वादा नहीं कर सकता। हो सकता है 2-4 दिन हो जाए, 1-2 दिन और बढ़ जाए, लेकिन मेरा प्रयास है कि चूंकि क्या है ना, एक प्रश्न में कई प्रश्न हैं। मैं ऐसा नहीं करा रहा हूँ कि एक MCQ टाइप प्रश्न करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। आप सभी देख रहे हैं एक प्रश्न के भीतर लगभग 10 प्रश्न हैं। इस तरह से 500 प्रश्न हैं। वो भाई मेरे 500 प्रश्न आपके 5000 के बराबर हैं, ये समझ लीजिए। तो मेरा प्रयास है 2-4-5 दिन में आपके 500 प्रश्न कंप्लीट करा के फिर SCRT की किताबों को चैप्टर बाय चैप्टर मैं करवा दूं, फिर प्रैक्टिस सेट करवा दूं, ताकि SST आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है। थोड़ा सा अभी दिक्कत है जनगणना की वजह से, नहीं तो मैं जल्दी इसे ख़त्म कर देता। बाकी मेरे भाई मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।